ठीक है, वो नेट की कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। अब ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वर्ल्ड इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी हर्ड, यानी भारत में सबसे ज्यादा डेयरी हर्ड मतलब है जो एनिमल हस्बेंड्री है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो किन किन चीजों से रेगुलेट होता है, क्वेश्चन ये बन सकता है ना। विच बॉडी इज नॉट रिलेट टू डेयरी सेक्टर, तो मतलब डेयरी सेक्टर को कौन कौन से बॉडी हैं जो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे कि रेगुलेटेड बाई, रेगुलेट यानी किसके, किन किन बॉडीज के द्वारा ये इंडियन डेयरी सेक्टर रेडी कर मतलब रेगुलेट होता है। सबसे पहला तो उसमें आपको पता है ये है FSSAI, ठीक है। क्या है ये? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक तो ये बॉडी रेगुलेट करता है। इसमें ये ध्यान रखना है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात है कि बॉडी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, FSSAI। और कुछ वर्ड्स हैं जिसपे इसका फंक्शन समझ में आएगा आपको। क्या होगा? सेफ्टी, मतलब फूड सेफ्टी, है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो इसमें एक चीज आपको समझना है, ऑफ इंडिया। तो पहली बात, जो फूड का सेफ्टी मतलब दैट जो फूड है वो सेफ हो फॉर कंज्यूमर। कभी आपसे पूछ सकता है फंक्शन ऑफ FSSAI, तो वर्ड्स में, तो इसके वर्ड में है सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। यानी जो, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई भी फूड है, या मान लीजिए कोई शेक है किसी चीज का, जैसे मैंगो शेक है, तो ये FSSAI द्वारा अगर क्लियरिफाई है, इसको यस किया गया है, यानी इसने स्टैंडर्ड कर दिया, पास कर दिया, तो दैट मीन्स वो कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि FSSAI इज ए सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी बॉडी है किसकी? इंडिया की। हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में। और जो उन चीजों के लिए, और उन चीजों को ये एक तरह से सिग्नल देता है, ग्रीन सिग्नल, जो खाने की चीजें हैं, फूड, ठीक है। तो नाम से ये फूड। देखो, अगर देखो कोई होता क्या है ना, जब भी प्रीलिम्स क्वेश्चन आता है तो बॉडी के फंक्शन से आता है। नेवर क्वेश्चन बी आस्क्ड द फाउंडेशन ईयर ऑफ FSSAI, कभी नहीं पूछेगा आपसे, है ना। वेयर इज हेडक्वार्टर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। The requirement of in this topic for UPSC prelims is only the function of FSSAI, only function। क्यों बना गया है? तो क्यों, अगर सीधे से बॉडी को देखेंगे तो इसमें एक वर्ड है फूड, ठीक है, मतलब वो चीजें जो हमें खाई जाती हैं। सेफ्टी यानी सुरक्षा, स्टैंडर्ड यानी मानक, मानक मतलब इसमें कितना क्या होना चाहिए, कंपोनेंट्स, एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी मींस दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर इज हेडक्वार्टर, दैट इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज फंक्शन ऑफ दिस बॉडी, इसके काम क्या क्या है। उसके बाद है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री, सेकेंड बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री, हस्बेंड्री जो पशु, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है वो इसको रेगुलेट करता है। सेकंड जो थर्ड बॉडी है
दैट हाँ, ये बॉडी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और साथ साथ में फुल फॉर्म लिख लिया कीजिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बोर्ड एंड अथॉरिटी? यस, अल्ताफ, नाजुका, गुड्डू, कि क्या डिफरेंस है, पूछेगा। सर क्या बोला सर? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। हाँ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूं। If you select in UPSC and any commission that you will be part of authority, and if you elect by the particular population group, that is in a board. जो बोर्ड होता है वो मोस्टली गवर्नमेंट के लोगों द्वारा होता है, जिसमें अपॉइंटेड लोग होते हैं। गवर्नमेंट में सिलेक्टेड लोग नहीं होते, सॉरी, बोर्ड में सिलेक्टेड लोग नहीं होते हैं, अपॉइंटेड लोग होते हैं। जैसे बीसीसीआई बोर्ड है, तो वहां कोई बीसीएस इलेक्शन नहीं होता, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। सिंपल समझना है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जब भी बोर्ड आए आप समझ जाइए दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अथॉरिटी मींस ए ऑफिसर लाइक कमिश्नर, अदर बॉडी लाइक एसएसपी, डीएम, ये सब अथॉरिटी। ओके, अब लोग साउंड अपना बंद कर लीजिए सब लोग, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। FSSAI क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री बोर्ड एंड NDDBA। साथ में हमने क्या क्या समझाया आपको हमने बताया है फंक्शन ऑफ NDDB, है ना, फंक्शन ऑफ एंड। अच्छा, इसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से FSSAI बोर्ड बड़ा है या फिर NDDB बड़ा है? कौन सा बॉडी बड़ा है पावर में? बताएं, नाजुका, अल्ताफ, शिवानी। सर FSSAI। FSSAI मतलब अगर पावर की बात करेंगे तो देखिए, अथॉरिटी इज ए रेगुलेटर, अथॉरिटी इज ए अप्लाइमेंटर। जैसे मान लीजिए अगर हम एक डीएसपी है, डीएसपी क्या करता है? जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है। अथॉरिटी है जो लॉ एंड ऑर्डर डिजाइन किए गए हैं फॉर द सेफ्टी, फॉर द स्टैंडर्ड, है ना, उनको मेंटेन करना है, उनको रेगुलेट करना है। दैट इज द फंक्शन ऑफ FSSAI, who decide that standard decided by the board, है ना, standards decided by the board। ये चीज ध्यान रखना है। जो बोर्ड है, एक बात हमने बोला ना कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है कि रूलिंग सिस्टम, तो रूलिंग सिस्टम हमेशा बड़ा होता है ऊपर। हम लोग उनके कहते ना, ये सिविल सर्वेंट, हम लोग सिविल सर्वेंट में आता है ना। सिविल सर्वेंट किसके सर्वेंट? जनता के। जनता मतलब बोर्ड जो इलेक्टेड पर्सन है वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है आपको कि हमेशा इलेक्टेड पर्सन ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ऑलवेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। एक एमएलए आता है, एक प्रधान आता है, तो जिलाधिकारी खड़ा हो जाता है ना, एसएसपी खड़ा हो जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का और हम उनके सेवक हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये बॉडी है। और उसके बाद तो सिंपल सामने बताया आपको, वैदिक एरा में मिला है इसको। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेयरी हर्ड, दैट इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड। ये भी लिख लीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, ओके, मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश,
दुग्ध उत्पादक देश है। और एक है इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, वर्ल्ड मिल्क डे, है ना, वर्ल्ड मिल्क डे। ओके, वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड 1 जून, है ना, 1 जून एवरी ईयर। वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो हर साल, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर इसमें इसका कोई यूज नहीं है। देखते हैं कि वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड 1 जून। ओके, 1 जून एवरी ईयर। किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसको समझना है। लेट्स सेलिब्रेट द फूड। सर विश्व दूध दिवस सर क्या सर? विश्व दूध दिवस मनाया जाता है 1 जून को सर। 1 जून को, हाँ। और ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस बॉडी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन पेरिस। ओके, पेरिस, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड FAO is a part of UN, United Nation, है ना, UN, the FAO, FAO is a part of UN, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने 3 बातें बताई। What is the object of World Milk Day? What is the object of World Milk Day? किसी भी डे को अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो मेन ऑब्जेक्ट होता है टू गिव द अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस अबाउट द मिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। ठीक है, तो अवेयरनेस अबाउट मिल्क प्रोडक्शन, अबाउट द मिल्क प्रोडक्शन, है ना, इन इंडिया, इन वर्ल्ड। लिखते हैं इंडिया में क्या है, इन वर्ल्ड। तो ये कुछ बातें हैं जो समझना है हमें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट बेस्ड इन फ्रांस, यानी पेरिस, उसी के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अल्ताफ, नाजुका, दर्शन, गुड्डू, मालती? नो सर। हाँ, थोड़ा सा इस पे देख लेना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दैट इज अ लेवल ऑफ वर्ल्ड लेवल पे बात करता है। तो इसमें कुछ चीजें यहीं से आ सकती हैं। फूड मतलब जो चीजें फूड की है उसके लिए वर्ल्ड लेवल पर मेंटेन करना फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड is related to the milk production, है ना, milk production in India. Okay, in India started in 1977, sorry 1970 है। Why? NDDB मतलब फुल फॉर्म क्या है सर? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री।
देखिए क्या हुआ था, एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक इनिशिएटिव शुरू किया भारत में कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दैट इनिशिएटिव नेम ऑपरेशन फ्लड, गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री, है ना, एंड द कंटेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसका नाम दिया था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड फॉर द boost milk production. A body established was the Amul, है ना। फाउंडर वाज, अमूल के फाउंडर कौन थे? अमूल के फाउंडर आनंद करके कुछ है सर शायद। आनंद एक जगह है, वहां बनाया गया था। वर्गीश कुरियन, वर्गीश कुरियन, he is known as the milkman of India। तो जो अमूल है वो एक मतलब एक कंपनी बनाई थी अमूल नाम की, नाम था इसमें वर्गीश कुरियन, वर्गीश कुरियन। और ये अभी कुछ दिन पहले खत्म हुए हैं, शायद आपको पता होगा, वर्गीश कुरियन। तो वर्गीश कुरियन इज नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, है ना। भारत के ये इनको बोला गया है कि तो फाउंडर ऑफ द अमूल। तो अब अमूल समझ गए क्या है? अमूल इज ए कंपनी फॉर बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। और उसके लिए इनिशिएटिव लिया था वो एनडीडीबी ने लिया था, और उसका नाम दिया गया लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। तो 1970 में शुरू हुआ। सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड। मेन क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड। इसको खत्म करते हैं यहीं पर। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? ऑपरेशन फ्लड के। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? मेनली बताएं। पहला है इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, इन इंडिया, milk production in India. And second, boost income in rural area, है ना। increase income in rural area, ये भी कह सकते हैं increase income in rural area, rural area, second purpose. And third purpose, fair price for consumers। फेयर प्राइस मतलब एक प्राइस हो, कहीं ऐसा ना हो, है ना, कोई ब्लैक मार्केट कर दे। तो फेयर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, है ना, फॉर कंज्यूमर। तो लोगों के लिए फेयर प्राइस की बात की गई तुमने। मैं increase income and reduce poverty। increase income and reduce poverty with provide market for milk, provide market for milk। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव थे। तो आप समझ गए होंगे कि कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है मेंस में भी, है ना, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो सारी बातें बता सकते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भारत में, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया में है। और अगर इंडिया के अंदर की बात करोगे तो यूपी में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है।
यूपी में सबसे ज्यादा है। तो यूपी में एनिमल हैजर्ड मतलब एनिमल्स भी सबसे ज्यादा है। उसका रीजन ये नहीं है कि वो लोग पुअर हैं या फार्मर हैं, उसका रीजन है उत्तर प्रदेश इज एग्रीकल्चर एरिया है ना, तो एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एरिया है, इसलिए और बड़ा भी है ना, नो डाउट। इंडिया की 20% पॉपुलेशन उस एरिया में रहती है, तो इसलिए तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इंक्रीज इनकम इन रूरल रीजन, increase for fair price for consumer, और था increase income and reduce poverty and provide market for milk, ये चीजें थी। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री एंड इनकम ऑफ फार्मर, इस तरह से कुछ भी मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ओके टॉपिक बड़ा था लेकिन मुझे मेंस के हिसाब से लेना था, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके ले लिया इसको, क्योंकि मेंस में भी काम आएगा आपके टॉपिक। और नेक्स्ट है इसमें एंटीफा। व्हाट इज द एंटीफा, बता सकते हैं? पढ़ा है कभी एंटीफा के बारे में कुछ? अभी ये इम्पोर्टेंट चीज जो भी न्यूज है वो सारी सारी की न्यूज जून की है, ये बात ध्यान रखना है आपको, है ना। देखिए एंटीफा इज ए लेफ्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट, लेफ्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट, ओके लिख लीजिए। इन यूएसए लेफ्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट, इन यूएसए, ठीक है। ये लेफ्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट है यूएसए में। Antifa does not have any formal organization structure, इनका कोई फॉर्मल है, हाँ ये कह सकते हैं नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, कभी आपसे पूछेगा वो हेडक्वार्टर है, that means that is a ideology, like ideology. Antifa is like ideology. That movement was in news at the Donald Trump election 2016, ये 2016 में काफी न्यूज में था। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा आपका तो ये जो ये और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसका जो ये जो फॉर्म हुआ है वो 1980s में हुआ है, 1980s में, तो ये ध्यान रखना है 1980s में ये फॉर्म हुआ है। तो सिर्फ इतना पूछेगा व्हाट इज द एंटीफा। एंटीफा इज ए that is not a terrorist group, ये बात याद रखना। Antifa is not a terrorist group, that is a left political activist movement। जैसे हम लोग इंडिया में लेफ्ट जानते हैं आप, है ना, जो साउथ के ग्रुप है, खासकर जो लेफ्ट पार्टीज हैं, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग लेफ्ट पार्टी कहते हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ग्रुप है, नॉट ए टेररिस्ट ग्रुप, बट ये एक आइडियोलॉजी है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं इसमें, जो यूएसए से है तो ये पूछ सकता है। एक टॉपिक हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वैसे तो टॉपिक यहाँ बहुत सारे हैं, बट टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है,
चाहे देखिए टॉपिक सभी डिस्कस करने हैं। अच्छा, एक टॉपिक है इसमें, ये थर्ड टॉपिक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलओसी। तो दो टॉपिक है उसमें, एक है एलएसी और एक है एलओसी, है ना। तो आई थिंक मोस्टली लोगों को ये पता है ये है क्या, बता सकते हैं एलओसी क्या है और एलएसी क्या है? यस। एलओसी जो पाकिस्तान से जो बॉर्डर्स हमें मैच होते हैं उसको एलओसी बोलते हैं। जो चाइना से होते हैं उनको एलएसी बोलते हैं। ठीक है। वो सिंपल फॉर्म में इसको समझ लीजिए कि ये है क्या। देखिए, जैसे आपने बताया कि एलओसी जो है एक एक लाइन है, एक बाउंड्री है, ठीक है, और एलओसी है एक बाउंड्री है। तो सिंपल सा अगर हम बात करें तो एलएसी जो है इसका इसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो सिंपल सा दिखाएंगे हम, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये सिंपल सा बनेगा तो दैट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। इंडिया इंडिया एंड चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। वर्ड ध्यान दीजिएगा, हमने चाइना लिखने से हमने खुद को रोक दिया। हमने क्या लिखा है? चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। लिख लीजिए, इंडिया एंड चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। यानी जो इंडिया और भारत के इंडिया और चाइना के बीच में जो टेरिटरी है उसके अंदर है ये, है ना, टेरिटरी। टेरिटरी आप जानते हैं कि देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते इंडिया एंड चाइना, इसका मतलब है दैट इज ऑफिशियली डिसाइडेड। ध्यान रखना है, एलओसी इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सॉरी, एलएसी is a line is not between India and China, that is between India and Chinese control territory। वो एरिया है जो चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। और ये मैं आपको दिखाता हूं मैप में, अगर आप कुछ समझ पाए उसको देखकर। ये तो मैप को कुछ ज्यादा क्लियर, हाँ, चलिए यहां से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो रीजन आपको दिख रहा होगा पीला पीला सा, ये वाला, ये है एक्चुअली एलएसी। तो ये जो रीजन है ये वाला है, ये चाइना के कब्जे में है, चाइना के कंट्रोल में है ना। तो यही इसीलिए इसको, क्योंकि सैटेलाइट मैप, हाँ अब चलो क्लियर दिखाया थोड़ा सा, अब देखते हैं, है ना, ये है। तो ये जो रीजन है ये वाला, ये लाइन है। वैसे मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है, तो फिर भी ये जो तो चाइनीज कंट्रोल है। एक बात मैं आपको बता दूं, दो चीजें यहाँ पे क्लियर करना है मुझे। पहला तो ये है कि एक लाइन है मैक-मोहन लाइन, ठीक है, मैक-मोहन लाइन इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्लियर, मैक-मोहन लाइन। एंड व्हाट इज द एलएसी? तो एलएसी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, एलएसी इज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। कभी आपने क्वेश्चन में नहीं देखा होगा कि एलएसी किस कंट्री के बीच में है। तो एलएसी जो बाउंड्री वो कहाँ कहाँ पर है वो हमें समझना है कि किन किन स्टेट्स में क्रॉस करता है एलएसी, ठीक है। तो पहली बात, एलएसी इज द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। लिख लीजिए इसमें, एलएसी इज द पार्ट ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड second
It is a part of Ladakh and the part of Himachal Pradesh, part of Himachal Pradesh, okay, and uh, and part of Uttarakhand and part of Sikkim and part of Arunachal Pradesh, Western Arunachal Pradesh, है ना, Western Arunachal Pradesh, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। तो ये लाइन है, और जो एलओसी लाइन है और जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन is the officially line declared by India, that is Arunachal, eastern part of Arunachal Pradesh and China। देखिए ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं इसको समझिएगा, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो हमेशा ये देखिए, यानी जो लाइन है मैकमोहन लाइन है वो इस एरिया में है, दैट लाइन इज अ मैकमोहन लाइन, ये लाइन जो मैकमोहन लाइन है, क्लियर। तो मोस्टली आपने देखा होगा इंडिया चाइना जब भी डिस्प्यूट करता है इस पार्ट को लेके करता है, इस पार्ट को लेके मोस्टली, है ना, इस पार्ट को लेके करता है, क्योंकि जब ये लाइन ड्रॉ की गई थी उस समय क्या था कि इस रीजन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम था, तो ऑफिसर थे वो गए नहीं वहां तक, और ऑफिसर नहीं गए तो हमारे जो लीडर्स थे कुछ जल्दबाजी थी कि जैसे ये लोग जाए हम पीएम बने, हम होम मिनिस्टर बने, हम ये बने, हम वो बने, तो जो ऑफिशियली बाउंड्री नहीं की गई थी यहाँ पर, इसीलिए ये रीजन है कि चाइना बार बार इसको बोलता है। तो मैकमोहन लाइन पे चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस पार्ट में मैकमोहन लाइन नहीं है वहां प्रॉब्लम है, इसीलिए। और तो ये जो लाइन है वो इतने स्टेट्स में है। तो पहली बात है कि ये कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई कि उन कंट्रीज में है, तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है किस किस स्टेट में है, ठीक है। तो ये है, सर इतने लंबे टाइम के बाद स्वतंत्र हुए थे, बाउंड्री का वेट नहीं कर पाए? बाउंड्री का वेट भी नहीं कर पाया, बहुत सी रीजन होते हैं कि जब किसी को जाना होता है, और जाने वाले को भी जल्दी थी और भेजने वाले को भी जल्दी थी, इसलिए अब जो जा रहा है उसको क्या मतलब है ना, बहुत सारे ऐसे जो चीजें थी वो, है ना, बिना सुलझी हुई रह गई। सर क्रीक था, पीओके था, और ये सब रीजन थे। तो पीओके तो आपको पता ही है, सॉरी कई बार हम वर्ड बचा चुके, LOC, LAC और अक्साई चिन, है ना, एंड सियाचिन एंड POK। तो ये कुछ वर्ड हैं, सबको एक बार फटाफट समझ लेना है, ठीक है। तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के बीच में है। दैट इज अ ड्रॉ इन 1972, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट आपने बहुत बार सुना होगा मूवीज में भी। तो शिमला एग्रीमेंट क्या था कि शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया था जहां तक 1971 तक जो आर्मी इंडियन आर्मी है वहीं तक एक लाइन खींच देंगे हम लोग। तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। तो शिमला एग्रीमेंट जो था हुआ था, और ये भारत सरकार और यानी इंडिया के राष्ट्रपति और वहां के आयुक्त कहाँ थे उनके बीच में हुआ था, तो 1972 में। तो दैट इज अ लाइन। अब जब मैप में बताते हैं आपको सारी बातें फटाफट क्लियर हो जाएंगी फिर। सर LOC कहाँ पड़ता है सर? जम्मू कश्मीर? अभी दिखाते हैं LOC किधर है। ये है, देखिए LOC जो लाइन है वो ये है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये लाइन है,
ये लाइन है एलओसी की, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन एलओसी की है। लाइन को जरा गौर से देखिएगा, कितने कलाकारी की है पाकिस्तान ने और हमारे लोगों ने। तो ये लाइन एलओसी है, ये वाली लाइन। तो यानी जम्मू कश्मीर का ये जो एरिया है, दैट एरिया is under control of Pakistan government. That area is known as the POK. ये जो एरिया है उसी एरिया को, यानी जिस, इसी को हम कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जो लाइन है वो ये है LOC, और उसी के उसके अंडर में जो एरिया है उसको हम कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो ये चीज है। तो दो चीजें आपको क्लियर होंगी कि POK क्या है। तो POK एक एरिया है ना, एरिया है, किसके द्वारा कंट्रोल में है ना, कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस पे कंट्रोल किए हुए है। उसके बाद था इसमें LAC। LAC हमने जिक्र किया था, LAC इज ए लाइन इंडिया एंड चाइना। तो ये भी लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, या चाइना कंट्रोल के बीच में, चाइनीज टेरिटरी कंट्रोल, चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। ठीक है, अब ये अक्साई चीन आपको क्या है, अक्साई चीन इज आल्सो ए एरिया, है ना, एक एरिया है। जिस तरह से POK है उसी तरह से अक्साई चीन है। देखो हम बताते हैं आपको मैप में, वैसे तो बहुत बार ये डिस्कस हुआ, फिर भी देख लीजिए फाइनल। ये जो अच्छा ठीक है, दिख रहा है आपको मैप? नहीं, या दूसरा मैप निकालूं? देखिए ये जो, हाँ ये जो रीजन है ये वाला, ये अक्साई चीन है। ये तो POK है ना, सॉरी ये LAC है, LAC है। तो ये है अक्साई चीन। तो अक्साई चीन इज एरिया, जिस तरह से LOC, जिस तरह से POK है उसी तरह से अक्साई चीन है। बस POK पे पाकिस्तान का कब्जा है और और अक्साई चीन पे चाइना का कब्जा है। ठीक है, तो ये दो चीजें, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट बात आती है इसमें, एक और था इसमें तो दोनों भारत का हिस्सा मानते हैं क्या? क्या POK और अक्साई चीन दोनों को भारत का हिस्सा मानते हैं क्या? हमारे मैप में ड्रॉ तो होता है दोनों। हाँ देखो तो भारत भारत का हिस्सा है क्या? देखिए इंडिया गवर्नमेंट जो मैप पब्लिश करती है वो मैप है 1950 का, 1950 का, जब हम लोग रिपब्लिक हुए थे उस समय का मैप है। बट ऑफिशियली हमारा कंट्रोल नहीं है POK पे और नहीं अक्साई चीन पे। फिर भी हम लोग, अगर कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट मानती है तो माननी पड़ेगी। अगर आप इंडिया ईयरबुक में देखोगे, पुरानी ईयरबुक तो देखना, तो उसमें जो नेबर जो फ्रंटियर कंट्री है वो अफगानिस्तान शो करता है ना। अफगानिस्तान क्या है, फ्रंटियर कंट्री, आपको देख रहे होंगे ये जो बॉर्डर है ये वाला अफगानिस्तान का है। तो अफगानिस्तान को हम लोग बॉर्डर कंट्री कंसीडर करते हैं, अपना सीमावर्ती देश। इसका मतलब है हम इसको अपना मानते हैं। ठीक है, ये रीजन है। अब 2008 से पहले ऐसा नहीं होता था। 2008 से पहले भी मैं UPSC को देख रहा था। 2008 से पहले हमारे जो नेबरिंग कंट्री थे, सॉरी जो बॉर्डर कंट्री थे वो 6 थे। अब क्या है, अब 2008 में जो इंडिया ईयरबुक आया है उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, बट ऑफिशियली हमारा कब्जा उस पर नहीं है। अगर हम इतना मैप पब्लिश करेंगे तो बुरा लगेगा, ये वाला मैप पब्लिश करेंगे तो बहुत खराब लगेगा, है ना। Yes, ये देखने की हैबिट सी हो गई है, तो है ना, खुश रहने के लिए कुछ गलतफहमियां ही ठीक है। तो ये है। अब उसमें था, दूसरा था इसमें सियाचिन। सियाचिन आपको पता है, सियाचिन इस बार क्वेश्चन भी आया है, सियाचिन किस किस में पार्ट में। तो सियाचिन जो है वो क्या है, वो काराकोरम के नॉर्थ में है। देखो सियाचिन इज ए ग्लेशियर, ये बहुत बार डिस्कस किया गया है। सियाचिन इज ए ग्लेशियर। अब प्रॉब्लम क्या है सियाचिन का,
तो जैसे मान लीजिए ये सियाचिन है, सपोज कीजिए ये सियाचिन है, इसमें से देख मैप में आपको बता देंगे। प्रॉब्लम ये है कि सियाचिन जो एलओसी है वो इस तरह से क्रॉस होता है, ठीक है। ये पार्ट हो गया इंडिया का, है ना, यहाँ पर इंडिया ऑफिशियली है और यहाँ पर पाकिस्तान ऑफिशियली है। तो यहाँ पर माइनस, इस एरिया में -50 टेम्परेचर होता है, -50 हमेशा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइनीज आर्मी सीधे यहाँ से एंट्री करती है इधर के लिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, और कभी यहाँ से ये लोग इधर ना एंट्री कर जाएं, इसलिए हमें यहाँ पे रहना पड़ा -40। हेलो सर, सियाचिन कौन सी राज्य में पड़ती है सर? क्या? सियाचिन कौन सी राज्य में पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। देखिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको सियाचिन कहाँ पर है। ये देखिए, आप अगर मैप को देख पा रहे होंगे तो ये जो व्हाइट सा कलर है, ये वाला जो कलर है, ये वाला जो रीजन, ये वाला सियाचिन है, ये वाला रीजन ये सियाचिन है। मैप में जो एकदम व्हाइट कलर है वो ज्यादा बर्फ है, वहां पे आइस है, तो ये रीजन है। तो ये जो लाइन है वो दोनों एरिया कवर करती है इस तरह से, इस तरह से। तो जो चाइनीज हैं वो इनके दोस्त है, वो यहाँ से एंट्री कर जाते हैं इधर के लिए, यहाँ पे, और यहाँ खड़े होते हैं, बोलते हैं हम तो भाई तुम्हारे तरफ थोड़ी हैं, हम तो पाकिस्तान की तरफ है, तुम्हारा यहाँ पे क्या है। तो इसलिए यहाँ पे रहना पड़ता है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन पूछा था इस बार कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। तो सियाचिन ग्लेशियर इज इन नॉर्थ ऑफ काराकोरम। यहाँ पे काराकोरम है, यहाँ पे काराकोरम रेंज है, ठीक है, यहाँ पर काराकोरम रेंज है। तो काराकोरम के नॉर्थ में है ये, यही आंसर है उस क्वेश्चन का इस बार प्रीलिम्स का। देखिए और वैसे तुमने डिस्कस किया है जीएस में भी और कई बार एनसीईआरटी में भी, तो ध्यान रखना है। तो ये था, आई थिंक ये तीनों सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो जैसे एक तो पहला हमने बताया एलओसी, उसी से रिलेटेड है पीओके, ठीक है। फिर है एलएसी और उसी से रिलेटेड है एक्साई चीन, है ना, एक्साई चीन। और उसके बाद है इसमें सियाचिन, है ना। तो ये 5 टॉपिक हैं। कोई डाउट हो तो बता देना। सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ पर है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। और इस बार क्वेश्चन शिमला एग्रीमेंट से बन सकता है, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट। तो ये रीजन है। और नेक्स्ट है टॉपिक है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए हमें ये टॉपिक 20 तारीख तक सारे डिस्कस करने हैं, चाहे कैसे भी करना हो। देखो ये टॉपिक, ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये जो ये क्या है, ये एक्चुअली मिसाइल है ना। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये मिसाइल है डेवलप बाय यूएसए, ठीक है, यूएसए के द्वारा ये डेवलप की गई है। अब ये न्यूज में क्यों, उसका सुन लीजिए। न्यूज में इसलिए है, इस मिसाइल को साउथ कोरिया ने अपने यहाँ एस्टेब्लिश किया था। अब साउथ कोरिया ने अपने यहाँ लगाया तो चाइना को प्रॉब्लम हो गई इससे। तो चाइना ने अपोज किया कि आप इस मिसाइल को यहाँ क्यों लगा रहे हो, ठीक है। तो ये एक मिसाइल है, इसके बारे में इतना समझ लीजिए कि ये यूएसए द्वारा डेवलप की गई है और ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको साउथ कोरिया में लगाया गया, चाइना ने अपोज किया। अब ये जो टॉपिक है G7, देखो G7 न्यूज में 3 बातें हमें समझना है इसमें, ठीक है, कल कराएंगे, लेकिन ये क्यों टॉपिक लिया इसको समझिए। G7 में पहले 8 देश हुआ करते थे, G8 नाम था इसका, G8, ठीक है। और जितने भी वर्ल्ड के डेवलप कंट्री थे, ठीक है, G8 में जितने भी डेवलप, देखो पहली बात है कि G8 the group of G8 was the developed country, ठीक है। 2014 में रशिया इससे एग्जिट हो गया, अब ये रह गया G7। और न्यूज में क्या क्यों है, US want to include India in this group,
यूएसए है वो इंडिया को इस ग्रुप में इंक्लूड करना चाहता है। अगर इंडिया इसमें इंक्लूड हो जाता है तो इंडिया के लिए अब तक का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अब हो सकता हो भी जाए क्योंकि यूएसए में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे फेवर में है जब से वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो, ठीक है। तो अभी हो सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मतलब बड़ी चीज इसलिए होगी कि आप इसमें देखोगे जो इसके मेंबर हैं उन मेंबर को आप देखिए, कनाडा है इसमें, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, यूके है, बस चाइना नहीं है। यही थोड़ी चिंता की बात है। चाइना होता तो ठीक था, चाइना ही है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लास में हम लोग करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ G7, है ना। वैसे ज्यादातर चीजें क्लियर हैं कि फंक्शन क्या है, कोऑपरेट विद ईच अदर इन द स्ट्रेटेजिक लेवल एंड जियोपॉलिटिक लेवल एंड इकोनॉमिक लेवल। इन्हीं लेवल पे हम लोग कोऑपरेट करते हैं। ये सारे कंट्री अलग अलग है, कनाडा है, यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, इटली है। तो कल्चरल कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट हम लोग अपने कह सकते हैं ना मतलब से जुड़े हुए हैं। अपना हमारा एक सेल्फिश है, हमारा एक उसमें लाभ है, इसलिए हम इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसमें शामिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कल हम लोग इसी को G7 को करेंगे और ये लिस्ट आपके पास होगी जहां तक है ना, ये लिस्ट के टॉपिक है, ठीक है। यस सर, आया हुआ है ग्रुप में। हाँ, तो ये जल्दी से हमें करना है। बस जैसे मैं अभी मुझे लग रहा नहीं है कि ये टॉपिक करना पड़ेगा, ये वाला तहाद वाला, ये तो कंफर्म है, बट इस पे हम बात कर लेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, अभी मिलते हैं क्लास के बाद इसमें GS में।